हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इस केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर का। एंड ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम लोग MOT के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था VBT, तो VBT क्या बताता है एंड MOT क्या बताता है, सबसे पहले हम इसका फ़र्क जान लेते हैं। तो VBT के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, मान लो एक ही हाइड्रोजन आटम है एंड दूसरा हाइड्रोजन आटम ये है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा एक H2 का मॉलिक्यूल बनने वाला है। तो VBT के अकॉर्डिंग इसका जो हमारा 1s1 ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एक ही हमारा जो 1s का है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा हमारा इस हाइड्रोजन का। तो VBT के अकॉर्डिंग जो ये दो हाइड्रोजन ओवरलैप करते हैं हमारे, इन दो हाइड्रोजन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे अपोजिट स्पिन में होता है एंड ये ओवरलैप करते हैं। तो मॉलिक्यूल में हमारा एक ये ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा VBT थ्योरम बताता है। बट इस चीज़ को MOT बोलता है। चलो ये तो ठीक है कि ओवरलैप होता है मॉलिक्यूल में, बट इसमें जो हमारा H2 के मॉलिक्यूल है ना, H2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है एंड अपना अलग एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, इसका ऑर्बिटल ये हो गया 1s1 का एंड इसका ऑर्बिटल ये हो गया 1s1 का। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम इस तरीके से बनाते हैं। एक ये याद रखना कि जितने ऑर्बिटल्स जुड़ रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल्स फॉर्म होने वाले हैं हमारे उस मॉलिक्यूल में। तो ये H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है। ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये मैंने ऊपर क्यों बनाया है एंड इसको नीचे क्यों बनाया है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो VBT ने तो ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये ओवरलैप कर रहे हैं, और ये एटॉमिक जो एटम्स है ना, उसी के ही इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं। VBT ने ऐसा बताया है। बट MOT ने बताया है कि ओवरलैपिंग तो हो रही है बट मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है। जो एटम के ऑर्बिटल है ना, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है, बट जो मॉलिक्यूल का अपना खुद का एक ऑर्बिटल है वो बनते हैं एंड वो डिवाइड होते हैं। तो VBT ने देखो, जो VBT का जो डीमेरिट्स हैं हम पिछले वीडियो में कवर कर दिए, तो बट मैं फिर भी एक आपको रिकैप देना चाहती हूँ। देखो VBT ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो नहीं डिस्कस किया था, ठीक है, एंड VBT हमारा फेल हो गया था मैग्नेटिक नेचर को बताने में। फॉर एग्जांपल O2 एंड B2 मैंने बताया था आपको कि O2 एंड B2 इनका मैग्नेटिक नेचर एक्यूरेट नहीं आ रहा था। नॉर्मली डायामैग्नेटिक होता है, बट जो VBT है उसको पैरामैग्नेटिक बता रहा था। एक पॉइंट ये हो गया VBT क्यों फेल हुआ। एंड सेकंड पॉइंट होता है कि हमारा स्टेबिलिटी एक अच्छे से बता नहीं पाया, VBT स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल मान लो एक H2 मॉलिक्यूल है, एक H2 प्लस है एंड एक H2 माइनस है। अब इन तीनों मॉलिक्यूल में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, किसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी आने वाली है, ये नहीं बताया है। स्टेबिलिटी नहीं बताई है VBT ने, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इन्होंने स्टेबिलिटी बताई है, इसको बॉन्ड ऑर्डर बताया है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की वजह से ही इन्होंने स्टेबिलिटी को डिराइव किया है। और VBT जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स किस तरीके से होते हैं ये तो बताया है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो देखो बताया इन्होंने, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बट MOT में इन्होंने फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी बताया है। फॉर एग्जांपल 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3.5 हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं आप, 1.5 बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2.5 बॉन्ड भी हो सकते हैं, 3.5 बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, वो फ्रैक्शन में है MOT के अकॉर्डिंग। बट VBT के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर हमारा होल नंबर्स में है। देखो MOT जो है वो फॉर्मेशन ऑफ जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है
उसको नहीं समझाता है। मेन फोकस इसका होता है कि फॉर्मेशन के बाद ये बिहेव कैसे कर रहा है मॉलिक्यूल, मेनली एमओटी उसको समझाता है। तो एक और चीज़ बताना चाहती हूँ मैं इसमें कि देखो जो हमारे जैसे कि हम जानते हैं कि वो जो हमने पढ़ा था ना वेव मैकेनिक्स में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो हमारे वेव है ना उसमें वो डुअल नेचर शो करती है, एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है और एक वेव नेचर भी शो करती है। तो वेव मैकेनिक्स में देखो हमारे जो है ना वेव अगर नेचर शो कर रही है तो उसमें जो अगर दो फंक्शंस अगर प्लस हो रहे हैं तो एक कंस्ट्रक्टिव भी होगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक फंक्शन है, एक ये वेव फंक्शन है, तो ये प्लस हो रहे हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, अगर ये माइनस हो रहे हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, ये एमओटी बताती है। मेन इफ़ेक्ट क्या है ये मैं आपको आगे आने वीडियो पे बताने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एमओटी। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या एमओटी के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं ना वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एक अपना नई पहचान लेके आते हैं। तो इसमें आप इसको लिख सकते हो कि जो एमओटी है ना वो एक पॉलीसेंट्रिक थ्योरी है जहाँ पे आइडेंटिटी लॉस हो जा रही है एक इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल की। एमओटी एक पॉलीसेंट्रिक थ्योरी है जहाँ पे जो इंडिविजुअल एटम है आइडेंटिटी लॉस हो जा रही है इंडिविजुअल एटम की, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल है उनका खुद का एक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें मैंने आपको बताया। तो एक और इसमें बताते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़ रहे हैं उतने ही उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर 2 एटम जुड़ रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, अगर 3 एटम जुड़ेंगे तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट होता है कि अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं, 2 एटम्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इसमें एक 2 कंडीशंस हैं कि 2 कंडीशंस तो फुलफिल होनी चाहिए तभी ओवरलैपिंग होगी। तो जो हमारी कंडीशंस हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं ना उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, सेम हो या नियरली सेम हो, सेम हो या नियरली सेम हो। सेम का मतलब मान लो 1s और 1s सेम है। अगर मान लो हाइड्रोजन का 1s ले रहे हो तो ये सेम हो गया। नियरली सेम का मतलब है मान लो कार्बन और ऑक्सीजन कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं CO। अब कार्बन का 1s ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन का 1s ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी सेम तो नहीं होगी बट नियरली सेम होने वाली है। तो इसीलिए एनर्जी या तो सेम हो या तो नियरली सेम हो। एक पॉइंट ये हो गया हमारा। एंड सेकेंड पॉइंट है कि इन दोनों ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैप कर रहे हैं उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए, मतलब शेप भी सेम होना चाहिए। जैसे S ही ओवरलैप करेंगे अगर इनकी सिमेट्री सेम है, PX करेंगे, PY करेंगे, PZ करेंगे, ये इनकी सेम सिमेट्री है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। सिमेट्री सेम होना चाहिए एंड एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं कि जो हमारे बॉन्डिंग्स जितने भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं ना, मान लो n एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, n एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तो मतलब इन दोनों का सम है हमारा n। उसमें हमारा ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये n/2 होने वाला है और नीचे वाला n/2, मतलब एक होने वाला है हमारा एंटी बॉन्डिंग एंड सेकेंड होने वाला है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो n की वैल्यू हो जाएगी n/2 प्लस n/2। एक हो जाएगा हमारा एंटी बॉन्डिंग एंड दूसरा हो जाएगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो n ऑर्बिटल हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, अब इसी में देखो जो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, जो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, सॉरी, इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। आपको मैं ये एक एग्जांपल समझाती हूँ कि मान लो एक फंक्शन है साई वन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वेव मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए बढ़ता है, पार्टिकल नेचर है, वेव मैकेनिक्स लेता है, जैसा वो प्लस होता चला जाता है, यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि वेव्स को यूज़ करते हुए चलता है। तो यहाँ पे मान लो कि एक 1s ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन साई वन है, एंड सेकेंड ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन है साई टू। अब इनको, ये वेव फंक्शंस हैं, अब इनको अगर प्लस कर दिया है तो एक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेंगी एंड दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनने वाली हैं। ये हो जाएगी हमारी एंटी बॉन्डिंग एंड ये हो जाएगी हमारी बॉन्डिंग। अब इसको हमने ऊपर क्यों लिखा है? ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग की। अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है मतलब वो चीज़ स्टेबल नहीं है, तो ये हो गई हमारी अनस्टेबल। इसकी एनर्जी हाई है एंड इसकी जो एनर्जी है ना वो एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग की कम होती है एंड ये हमारा स्टेबल होता है, इसीलिए इसको नीचे लगता है। एक चीज़ और याद रखना, ये जो हमारे एटम्स है, मान लो हाइड्रोजन का एटम लिया है हमने, हाइड्रोजन का जो एंटी बॉन्डिंग है वो उस हाइड्रोजन एटम के ऊपर लिखते हैं हम लोग, एंड जो बॉन्डिंग है वो नीचे लिखते हैं। मतलब जो हमारा एक्चुअल हाइड्रोजन एटम है, जो एंटी बॉन्डिंग जो हमारा ऑर्बिटल है ना, उस हाइड्रोजन एटम की एनर्जी से भी ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग का, और उस एटम से जो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उस एटम की एनर्जी से भी कम है हमारा, तो इसलिए हम लोग उस एटम से भी इसको नीचे लिखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखो, जो हमारा एंटी बॉन्डिंग है ना उसको कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो साई वन जो हमने लिया है वो ये वेव फंक्शन है साई वन। अब इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं साई टू से, ये साई टू हो गया। अगर हम इसको प्लस कर लें तो ऑफकोर्स बात है ऊपर वाले जो हमारी वेव है वो प्लस हो जाएगी और ये लोब हमारा बड़ा बनने वाला है, ये हमारा प्लस करके आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पे प्लस हो रहा है। एंड अगर प्लस हो रहा है तो इसको एक और नाम बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी बोल सकते हो आप। एक और नाम से जानते हैं इन फेस ओवरलैप। अगर इन फेस बोलते हैं या कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं तो इन तीनों का मतलब सेम ही है कि उन दो ऑर्बिटल्स का प्लस हो रहा है। अब सेकंड है हमारा, मान लो इन दो वेव फंक्शंस को हमने माइनस कर दिया तो यहाँ कुछ नहीं आने वाला है, ज़ीरो, मतलब हमारा ज़ीरो सम गेम हो गया एंड ज़ीरो ओवरलैप हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ने ना दोनों को अपने आप को कैंसिल आउट कर लिया है। ये नेगेटिव कैंसिल कर दिया एंड ये पॉजिटिव कैंसिल कर दिया, तो हमारा कुछ भी नहीं आया। तो मतलब यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया एंड ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया एंड इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेस ओवरलैप। इसकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। एंटी बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए ये अनस्टेबल भी बोलते हैं इसको। देखो जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, इसने जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है ये बताया है हमारा एमओटी के अकॉर्डिंग। जो हमारा ओवरलैप हो रहा है ना ऑर्बिटल्स में, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जो है हमारा, मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है एंड ये 1s और मान लो ये s ऑर्बिटल है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है,
ठीक है। अगर ये देखो सेम सेम प्लस हो रहा है ना, इनका ओवरलैप अगर कराते हैं हम सेम न्यूक्लियर एक्सिस में, तो ये हमारा दे देगा सिग्मा बॉन्ड। अगर इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा हमको। फॉर एग्जांपल मान लो ये पी ऑर्बिटल है एंड ये हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ये तो उस एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप हो रहा था, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये हमारा एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये देखो परपेंडिकुलर है, इस न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा ऐसे ओवरलैप हो रहा है। ये ऐसे ओवरलैप हो रहा है, तो ये तो देगा हमें पाई बॉन्ड। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड मिलेगा, एंड अगर इसके अलोंग ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड मिलने वाला है हमें। ठीक है, अब स्टेबिलिटी देख लेते हैं हम। देखो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड की होने वाली है, देन पाई बॉन्ड की होगी, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग की, एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सबसे कम होने वाली है। स्टेबिलिटी और एनर्जी अपोजिट होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए सेम अपोजिट ही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे सिग्मा सबसे कम होगा, पाई देन पाई स्टार, एंड देन उससे भी कम सबसे ज़्यादा सिग्मा पाई की होने वाली है। सो आई होप आपको ये समझ में पॉइंट आ गया होगा कि कौन सी स्टेबिलिटी, किस बॉन्ड की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है एंड किस बॉन्ड की सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है हमारा कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन 2, ये कर दें हम तो हमको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाता है। अगर 2 आ रहा है तो मतलब 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 आ रहा है तो 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर डेढ़ आ रहा है तो 1.5 बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हमारे फ्रैक्शनल में भी बताता है, वीबीटी की तरह नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ होल नंबर्स में ही डिसाइड होता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है, मतलब कि यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होने वाली है। बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी एंड उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। अब एक केस और आता है जहाँ जिसका स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का 154 pm हमारी बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 132 pm लेंथ है, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 121 pm लेंथ है, एंड इसकी जो एनर्जी है वो 347 है, 562 एंड 941। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर तो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है। ठीक है, एनर्जी देखो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा है। बट देखो बॉन्ड लेंथ हमारी सबसे कम है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम है इन तीनों में से। तो ये एक एग्जाम्पल है जो प्रूफ करता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, यानी कि स्टेबिलिटी। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो हमारा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना एमओ का, एस और पी ऑर्बिटल का, वो किस तरीके से होता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनके फेसेस में। तो सबसे पहला मान लो ये एस है,
जहाँ पे चार्जेस हमारे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये S है, अनदर S है। अगर दो S को अगर हम मिला दें तो एक तो फेस बनेगा जहाँ पे दोनों को आप प्लस कर रहे हो। अगर प्लस कर रहे हो तो मतलब वो बनने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्लस माइनस करना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब इन फेज होने वाला है। यहाँ पे अगर दोनों को प्लस कर रहे हो ना, ये रहे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड प्लस करने के बाद इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे एक भी हमारा नोड नहीं प्रेजेंट है। नोड ना प्रेजेंट होने के कारण ये है कि मतलब उस ऑर्बिटल में हर जगह प्रोबेबिलिटी है उस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रक्टिव, जहाँ पे दोनों को माइनस कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। यहाँ पे प्लस कर रहे हैं एंड यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो अगर माइनस कर रहे हैं ना तो इस तरीके से बनेगा। एंड दिस साइड में माइनस चार्जेस, और ये रहा हमारा एक नोडल प्लेन। ये एक नोडल प्लेन हो जाएगा जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना 0 है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया, क्लैरिटी हो गई। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। देखो सिग्मा बॉन्ड हमारा जो है ना वो एस ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है तो हो जाता है। एंड एक कन्वेंशन चला आ रहा है और सारी बुकों में दिया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड अगर बन रहा है ना तो या तो वो एस ऑर्बिटल में बन रहा है या तो फिर दो पी के जो पी जेड ऑर्बिटल है ना, एक तो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, और 3 होते हैं ऑर्बिटल पी में, तो पी जेड हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। वैसे बनाने को तो पी एक्स पी वाई पी जेड भी बना देते हैं, बट लेकिन एक कन्वेंशन चला आ रहा है केमिस्ट्री में कि सारी बुक्स ना बोलती हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो पी जेड ऑर्बिटल ही बनाता है। वैसे बनाने को कोई भी बना सकता है। कुछ बहुत अच्छी बुक्स हैं वो ये भी बताती हैं कि तीनों में से कोई भी बना सकता है। ठीक है, वैसे मानते हैं हम कि पी जेड बनाता है, बस ये आपको मान के चलना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है हमारा N2, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक सिग्मा है और 2 पाई हैं इसमें। ठीक है, अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो किन के बीच में बना है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 है हमारा एक नाइट्रोजन का, सेकंड नाइट्रोजन का यहाँ पे अपोजिट स्पिन में है। अब या तो ये बना लें या तो ये बना लें या तो ये बना लें, कोई भी बना सकता है, बट एज पर कन्वेंशन पी जेड ही हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका पी के फेजेस को बनाते हैं। मान लो 2 ये पी हमारे हैं, ये माइनस है ये प्लस है, एंड ये प्लस है ये माइनस है। अब इनको किस तरीके से बनने वाले हैं। अगर देखो आउट ऑफ फेज बना रहे हैं ना अगर हम, मतलब डिस्ट्रक्टिव है, वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। देखो यहाँ पे जो नोडल प्लेन है वो 3 आने वाले हैं। इन 3 जगह पे जो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 हैं। ये आउट ऑफ फेज हो गया। अब बनाएंगे इन फेज का, मतलब कंस्ट्रक्टिव का। ये डिस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव में हमारा माइनस तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, एंड ये माइनस इधर नेगेटिव और ये प्लस हो जाएगा। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई हमारी। यहाँ पे नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन है। अगर आपसे पूछ लेते हैं ना कि पी जेड में कितने नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स है, जो डिस्ट्रक्टिव में बना रहे हो तो 3 नोडल प्लेन है, अगर कंस्ट्रक्टिव में बना रहे हो तो 2 नोडल प्लेन्स हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ऊपर वाला तो हमने समझ लिया कि सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, 2 एस हो जाए या पी जेड ऑर्बिटल हो गए, इसको बोलते हैं सिग्मा पी जेड, एंड इसको बोलते हैं सिग्मा पी जेड। ये सिग्मा पी जेड बनाते हैं। अब हम पाई बॉन्ड पे आते हैं कि पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है। देखो पाई बॉन्ड के लिए हमें ना 2 पी ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है,
जो हमारे जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है ना उसके परपेंडिकुलर ओवरलैप करें। उस न्यूक्लियर एक्सेस, ये न्यूक्लियर एक्सेस है एंड दोनों का ओवरलैप करना है परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री पे। अगर आउट ऑफ फेस बना रहे हैं मतलब जो हमारा एंटी बॉन्डिंग होने वाला है एंड डिस्ट्रक्टिव होने वाला है वो इस तरीके से बनेगा। स्टूडेंट्स आपको ये जो डायग्राम्स है ना ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका कोई याद करने का उपाय नहीं है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। ये जो डायग्राम है ना याद करना पड़ेगा। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जहाँ पे ये हो रहा है। अब बनाते हैं इन फेस का, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं। ये हो जाता है हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव एंड नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। सो आई होप आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का क्लैरिटी हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे जो हमारे ये जो एटॉमिक के जो ऑर्बिटल्स हैं ना वो किस तरीके से फिल होते हैं, किस तरीके से उनका स्पिन होता है, किस तरीके से एनर्जीज होती हैं। आई होप आपको ये जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं आपको याद होंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है अफबाउस प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो किस तरीके से फिल होते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी से। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले 1s में फिल होगा, फिर 2s में फिल होने वाला है, फिर 2p में फिल होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से, ये एनर्जी से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ना एनर्जी से रिलेटेड है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फिल्स होना शुरुआत होगी उनकी। सेकेंड हमारा आता है पॉलिस प्रिंसिपल। सेकेंड पॉलिस प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, एक मान लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता चला जाएगा, ठीक है। पेयरिंग तब शुरू होगी जब सब के सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद हमारी पेयरिंग शुरू हो जाएगी। ये हमारा पॉलिस प्रिंसिपल बताता है। और पेयरिंग किस तरीके से होगी, अपोजिट स्पिन के साथ होने वाली है। ये अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग होने वाली है, ये हमारा पॉलिस प्रिंसिपल बताता है। एंड थर्ड आते हैं हम लोग हुंस रूल में। सॉरी यहाँ पे जो क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे जो मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे पॉलिस प्रिंसिपल में होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपोजिट स्पिन के साथ। मैंने आपको उल्टा बता दिया। हुंस रूल में होता है यहाँ पे जो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो p ऑर्बिटल है हमारी, यहाँ पे सबके सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होंगे, उसके बाद ही यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होने वाली है, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ये होता है हमारा हुंस रूल। इस थ्योरी में n+l रूल नहीं फॉलो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा वगैरह बॉन्ड आ गया ना, इसलिए यहाँ पे n+l रूल नहीं फॉलो होने वाला है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये MOT की जो हमारा इंट्रोडक्शन थ्योरी जो थी, इंट्रोडक्शन टॉपिक था, ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी। एंड इतना सफिशेंट है MOT के बारे में, बट इसके जो एग्जांपल्स हैं एंड इसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में कवर करा दूंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा एक टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।